Hello students, welcome to SBT Chela. I am Saket Sakcham and in this video I gonna teach you about the translation of present indefinite tense. This is fifth video of English grammar class. If you have not watched previous videos, you can find it on this channel. तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं यार। देखो, जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे तभी तो ट्रांसलेट कर पाएंगे ना। तो पहचानने के लिए यहाँ पे कुछ लिख रखा है मैंने। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि का होना पाया जाता है, ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्य प्रायः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ता है, ती हैं और ते हैं देख के ही हम पहचानेंगे, और भी तरीके होते हैं पहचानने के। लेकिन ये जो ता है, ती हैं, ते हैं, इसके मतलब पहचान सकते हैं इससे भी। ठीक है, मतलब अभी सीखना शुरू करो तो इसमें पहचान सकते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हो कि किसी चीज़ पे अगर कोई आदत वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कुत्ता भौंकता है, तो उसमें भी हो गया कि ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और कुछ जैसे मैं चाय पीता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये सब भी जो रहता है ना, इस तरह के वाक्य सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। लेकिन इसमें ता है, ती है अपने आप आ जाता है। इस वजह से इसकी जो पहचान लिखी जाती है वो इस तरह से लिखी जाती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि का होना पाया जाता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा होगा ये भी ज़रूरी नहीं है, तो इसको ध्यान में रखना। बाकी अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अब अनुवाद के नियम को जान लेते हैं कि अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेट करने का क्या नियम होता है। तो समझो किसी भी, जैसे कि अनुवाद जब हम करेंगे हिंदी से अंग्रेजी में, तो हिंदी में हमारे वाक्य की एक संरचना होती है जिसमें कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होती है, उसको लिखने का एक तरीका होता है। और इंग्लिश में भी ये तरीका होता होगा। तो इंग्लिश में जो तरीका होता है वो कुछ इस तरह से है कि समझ लो, सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे पहले होगा, सब्जेक्ट के बाद में तुम्हारा इसमें आता है वर्ब। ठीक है, और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, और बाकी कंप्लीट हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सिर्फ इसके बेस पे पूरा का पूरा तुम्हारा ट्रांसलेट हो सकता है, अनुवाद हो सकता है। अब ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। समझ लो कि टेंस जितने भी होते हैं ना, उन सब में ये अलग अलग तरह से होता है, लेकिन तरीका सब में यही रहता है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं कि इसमें कैसे अनुवाद होगा। तो आते हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब समझ लो कि सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य जिसमें नेगेटिव नहीं होता और इंटेरोगेटिव भी नहीं होता, तो ये सारे सकारात्मक वाक्य होते हैं। तो इस काल के सकारात्मक वाक्य का जो अनुवाद होता है, इस काल के सकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करने के लिए एक वचन करता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ वर्ब में ऐसे या यस लगा देते हैं हम लोग, और बहुवचन करता जो होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब में कोई ऐसे या यस नहीं लगाते, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम डायरेक्ट लिख देते हैं, और उसके बाद अन्य शब्दों की अंग्रेजी यानी कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो लिख देते हैं, हमारा काम हो जाता है। अब इसके लिए स्ट्रक्चर भी मैंने लिख दिया है। एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ का अगर मैं करता हूँ ट्रांसलेट, तो मैं का सब्जेक्ट पहले इसमें ढूंढेंगे, क्योंकि अभी मैंने कहा कि सब्जेक्ट जानना ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट किसको कहेंगे? तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। अब कर्ता कौन? तो कोई भी वाक्य जब हम बोलते हैं तो उसमें कोई ना कोई काम होता रहता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ मैंने बोला, तो इसमें पढ़ाने का काम हो रहा है। तो जो पढ़ाने का काम हो रहा है, ये काम करने वाला भी तो कोई होगा ही। तो इसमें पढ़ाने का काम करने वाला है मैं। ठीक है, इस वाक्य में तो मैं जो हो गया वो हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम सबसे पहले लिखते हैं, जैसा कि अभी इस वाले में मैंने कहा था, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो हमको सब्जेक्ट ही लिखना होगा। तो सब्जेक्ट लिखते हैं, मैं पढ़ाता हूँ का हो जाएगा आई, पहले तो मैं का हो गया आई। ठीक है, अब पढ़ाने का क्या होता है? इंग्लिश पढ़ाने का होता है टीच। तो टीच लिख देते हैं, TEACH। कुछ ज़्यादा ही सुंदर लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो। तो आई टीच हो गया, मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट है तुम लिखते हो। तो तुम की अंग्रेजी तुम लोग जानते ही हो, तुम का हो जाएगा यू, और लिखने का होता है राइट। तो राइट लिख देते हैं, WRITE। चलो पहले वाले से तो बेटर लिखा है। तो यू राइट मतलब हो गया तुम लिखते हो।
बहुत शॉर्ट में समझ में आ रहा होगा। थर्ड है वह क्रिकेट खेलती है। तो इस बार देखो, इससे पहले के जो 2 वाक्य थे हमारे, जैसे ये इसमें तुम्हारा सब्जेक्ट आया आई और वर्ब आ गया टीच, ठीक है। और जो दूसरा वाला है सब्जेक्ट हो गया यू और वर्ब हो गया राइट। लेकिन अभी जो हमने लिखा है वह क्रिकेट खेलती है, इसमें सब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट कौन है? वह, क्योंकि खेलने का काम तो वही करने वाली है। अब वर्ब क्या है? वर्ब तो खेलना हो गया। अब क्या खेलने की बात हो रही है? वो भी साथ में लिखा है, क्रिकेट खेलने की बात हो रही है। तो क्रिकेट जो हो गया वो हो गया इस वाक्य में ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को भी लिखते हैं। तो चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा वह का हो जाएगा सी। ऐसे वह का ही भी होता है, लेकिन यहाँ पे लड़की है इसलिए वह की इंग्लिश हो जाएगी सी। अब खेलने का होता है प्ले, तो प्ले में हम लिखेंगे PLAYS, प्लेज लिखेंगे। और उसके बाद क्रिकेट लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कंप्लीट CRICKET। ठीक है, मुझे इस पेन की आदत है नहीं तो थोड़ा उटपटांग राइटिंग में हो रहा है, लेकिन बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान दोगे तो समझ में तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक तुम्हारा ये बन सकता है कि अभी जो मैंने लिखा था टीच में SEIS नहीं लगाया था, राइट में SEIS नहीं लगाया था, लेकिन जब प्ले लिखा सी प्लेज तो उसमें प्ले में S लगा दिया, वो क्यों लगाया? तो इसका आंसर मैं आगे करने वाला हूँ। अभी पहले 4th नंबर देख लेते हैं। रमेश टीवी देखता है, तो रमेश सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? रमेश होगा, क्योंकि टीवी देखने वाला तो वही है। तो पहले लिख लेते हैं रमेश। रमेश देखने का हो गया। अगर टीवी देखने की बात होती है तो वॉच वर्ड यूज़ होता है, तो WATCHES, वॉचेस टीवी। लगता है यहाँ पे नहीं लिखाएगा, लिखा गया, ठीक है। ये तो पता चल गया कि साइड में नहीं लिखा था। तो यहाँ पे हो गया रमेश वॉचेस टीवी, ठीक है। अब यहाँ पे वॉच में भी यस लगा है, तो ये क्यों लगा है? तो नियम पे आते हैं फिर से। नियम था क्या हमारा? नियम था कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा ना उसमें हम लोग वर्ब में SIS लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट जो होगा उसमें SIS नहीं लगाएंगे। तो अब कैसे पता चलेगा सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है? तो उसका उपाय है यहाँ पे देखो। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर मतलब होता है एक वचन करता। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब हो गया एक वचन करता। एक वचन करता मतलब कोई एक काम करने वाला होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट मतलब हो गया बहुवचन करते हैं, यानी काम करने वाले एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अब सिंगुलर सब्जेक्ट याद करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, ही सी इट, कोई एक नाम हो, या फिर अगर हु ऐसे इंटेरोगेटिव में आता है, लेकिन हु को भी हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट ही मान के चलते हैं हमेशा, रेयर केस को छोड़ के। ज़्यादातर में सिंगुलर होता है तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट में हु को भी मैंने लिख दिया। तो हु भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो ही सी इट कोई एक नाम है या हु है, तो ये सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा जितने बच गए वो सारे के सारे प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। नोट में ये है कि आई को इस काल में बहुवचन माना जाता है। इस काल में बोला गया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब अगर और कोई टेंस हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या माना जा रहा है, क्योंकि आई का रूल थोड़ा सा अलग चलता है दूसरों से, तो इस वजह से इस काल में इसे बहुवचन माना जाता है। इस पर ध्यान देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता चल गया कि ही सी इट और कोई एक नाम रहेगा तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी कि इसके साथ अगर वर्ब लगाएंगे तो वर्ब में ऐसे यस लगाएंगे अफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। तो यहाँ पे जो हमने ऐसे यस लगाया था, जैसे कि वह क्रिकेट खेलती है, तो वह जो हो गया सी हो गई, और सी प्लेज, तो प्ले में एस हमने इसलिए लगाया था। और रमेश टीवी देखता है तो रमेश वॉचेस टीवी, तो वॉच में यस लगाया था तो वॉचेस हो गया था। अब समझो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे एस लगाना है और कहाँ पे यस लगाना है। तो कुछ वर्ब जब देखोगे, जैसे रन है, रन अगर एक वर्ड है तो रन में हम यस नहीं लगाएंगे, रन में एस लगा देते तो रन अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। तो इसको हम पहचान सकते हैं कि हाँ इसमें सिर्फ एस लगेगा। लेकिन अगर यही रन की जगह कुछ और हो गया, जैसे 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 और भी कुछ कोई भी वर्ब ऐसा हो गया जिसमें एस लगाने से लग रहा है कि नहीं कुछ गलत सा लग रहा है, जैसे वॉच को ही देख लो, वॉच में एस लगाते हैं तो प्रोनाउंसिएशन जो होता है उसका वही नहीं अच्छे से हो पाता है। तो इस वजह से इसमें जैसे कैच हो गया, कैच को लिखते हैं CATCH, कैच, कैच में एस लगाएंगे, कैच प्रोनाउंसिएशन ही अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसको लिखते हैं ES लिखते हैं, हो जाता है कैचेस, ठीक है। तो इस हिसाब से हम समझ लेंगे कि कहाँ पे एस लगाना है और कहाँ पे ES लगाना है। तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। कुछ और एग्जाम्पल है कि जैसे भोजन कौन पकाता है, वह अफर्मेटिव बोल के मैं इंटरोगेटिव बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कौन जो होता है ना, कौन का अलग से नियम चलता है। क्यों नियम चलता है? क्योंकि
कौन जो होता है हु को हम एक वचन कर्ता भी मानते हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट भी मानते हैं। तो इस वजह से ये अफर्मेटिव में अपने आप एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि कौन की जगह पे हम कुछ भी किसी का नाम लिख सकते हैं। जैसे भोजन साकेत पकाता है, ठीक है, तो साकेत लिख देने से ये अपने आप में अफर्मेटिव हो जाता है। तो कौन जो है अलग चलता है, इस वजह से उसको मैंने इसमें डाल दिया ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब जैसे इसका ट्रांसलेट करना है तो इसका ट्रांसलेट इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन, सब्जेक्ट तो कौन ही है इसमें, तो लिख देते हैं सब्जेक्ट हु, ठीक है। अब पकाने की बात हो रही है तो हु पकाने की इंग्लिश हो जाती है कुक्स। अब भोजन के लिए, अब ऐसे भोजन नहीं भी लिखेंगे तो भी कुक मतलब भोजन पका नहीं होता, लेकिन फिर भी हम भोजन को लिख लेते हैं फूड, हु कुक्स द फूड। यार इससे आगे तो लिखाता ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लें। हु कुक्स द फूड, इसको फिर से मैं लिख देता हूँ। एक काम करता हूँ, इरेजर लेके, हु नहीं होगा, रहने दो, अवॉइड करते हैं। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। अब मैं सबसे पहले सब्जेक्ट को समझते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है मैं का हो गया आई, ठीक है, क्या होगा भाई, आई। पढ़ाने का क्या होता है, टीच, तो टीच लिख लेते हैं, आई टीच। किसको पढ़ाता हूँ भाई, तो तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो तुम्हें जो हो गया वो हो गया ऑब्जेक्ट हमारा, तो आई टीच यू, सिंपली कंप्लीट हो गया। सीमा गीत गाती है, तो सीमा लिख लेते हैं पहले, सीमा। गीत गाने का क्या होता है, गीत गाने का होता है सिंग। अब सिंग, चूँकि सीमा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंग्स लिखेंगे हम, जैसी बात है। सीमा सिंग्स क्या गाती है, गीत गाती है, तो सिंग्स ए सॉन्ग। वाह यार वाह, नहीं लिखाता है यार, वाह, मुझे लगा था इसको लेने के बाद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई बात नहीं, समझ लेना। यहाँ पे सीमा सिंग्स अ सॉन्ग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1 मैंने लिख दिया है और इसके लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं यहाँ पे दिख रहा होगा अच्छे से, तो उसको प्रैक्टिस कर लेना। और इसका जो सॉल्यूशन होगा, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी दे दूँगा सारे। जैसे कि ये जितना भी पेज आप लोग देख रहे हो ना, ये सारा का सारा पेज एक साथ आपको मिल जाएगा। कहाँ पे, तो टेलीग्राम पे आपको आराम से मिल जाएगा। टेलीग्राम पे उसका लिंक मैं दे देता हूँ यहाँ पे। और क्लास कंप्लीट जब हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सारा इंटेरोगेटिव तक, तो सारा का सारा एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज जैसे कि आगे की क्लास के लिए भी मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है सब कुछ। एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज वाइज आपको प्रैक्टिस करने के लिए ढेर सारा मिल जाएगा, तो उसे आप लोग वहाँ पे देख सकते हो, मिल जाएगा। और सारा का सारा जो सॉल्यूशन होगा एक्सरसाइज का, वो सारे एंड में मिलेगा आपको। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सीखते रहो।